वेलकम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिलिप कर्व। फिलिप कर्व A.W. फिलिप्स ने 1958 में दिया था, जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने ब्रिटेन की इकोनॉमी पर सर्वे किया और वहां की कुछ इंडस्ट्रीज को उन्होंने ऑब्जर्व किया और लगभग 100 सालों का डाटा उन्होंने उठाया। यह डाटा 1861 से लेकर 1957 तक का डाटा उन्होंने उठाया और इस डाटे को एनालाइज करके वो एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि दैट देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब कि इन्फ्लेशन रेट में और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में एक नेगेटिव रिलेशन है, एक इनवर्स रिलेशन है कि अगर आपको अपनी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना है तो आपको इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ाना होगा। जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होता जाएगा। यह कैसे होता है, इसके लिए पहले मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि इन्फ्लेशन को बढ़ाने से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगा। जैसे कि जो गवर्नमेंट होती है वह एक्सपेंडिचर करती है डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ प्रोसेस के लिए। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइजेस बढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइसेस कैसे बढ़ गए, क्योंकि सप्लाई तो वही है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से क्या बढ़ा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है और जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से तो चीजों के प्राइस जो है बढ़ने लगते हैं। मतलब जो चीज आपको पहले 50 रुपए में मिल रही थी वही चीज अब आपको 70 रुपए में मिलेगी, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई है लेकिन सप्लाई तो उसकी वहीं पर है। और जब चीजों की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो प्राइस हाइक होने से जो फर्म है उसको प्रॉफिट होने लगता है। मतलब 50 में बेच रही थी तब भी उसको प्रॉफिट हो रहा था, ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा था, वो अपना काम कर रही थी। लेकिन अब वही चीज अगर 70 रुपए में बिक रही है तो उसको तो और ज्यादा प्रॉफिट होगा, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो जब फर्म को प्रॉफिट होता है तो फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ा देती है और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो जैसे जैसे फर्म को प्रॉफिट होता जाएगा वैसे वैसे वह अपना प्रोडक्शन बढ़ाती जाएगी, एग्रीगेट डिमांड को मैचअप करने के लिए सप्लाई बढ़ा देगी और सप्लाई बढ़ाने के लिए वो और ज्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाएगी और जब लोगों को जॉब मिल जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो अपने आप कम होता चला जाएगा। तो यह सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो एक सर्कल में चलता रहता है। इसको और ज्यादा समझने के लिए हम इसके आगे एक्सप्लेनेशन में जाते हैं और इसके कुछ हाईलाइट पॉइंट देख लेते हैं। Philip curve examine an inverse relation between the rate of unemployment and the rate of money wage change and inflation. Inflation में और unemployment में एक negative relation है, inverse relation है। The Philip curve data is based on UK 1861 and 1957 टाइम सीरीज डाटा है। टाइम मेंशन है तो टाइम सीरीज डाटा है एंड ओरिजिनल डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगर इनवर्स रिलेशन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो अपने आप ही होगा। नॉन लीनियर है, स्टेबल है और इनवर्स रिलेशनशिप बढ़ाता है। और अगला पॉइंट जो है वो है इफ इंक्रीज इन मनी वेज मोर देन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी द प्राइस विल हाइक। मतलब कि अगर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है और आपने मनी वेज बढ़ा दिए हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, मतलब प्रोडक्शन उतना ही है लेकिन आप लेबर को ज्यादा पैसे दे रहे हो तो मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्राइसेस भी तो बढ़ेंगे ना। तो अगर लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है और अकेले आप मनी वेज को बढ़ा देते हो तो भी प्राइस लेवल हाइक हो जाएंगे। और अगर ये दोनों सेम रेट से बढ़ते हैं तो फिर प्राइस लेवल हाइक नहीं होंगे। एंड इट इज ए शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट एंड देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रेड ऑफ क्या होता है, ट्रेड ऑफ मीन्स टू अपोजिट सिचुएशंस, दो अलग डायरेक्शन में जब चीजें जाती हैं, जैसे कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम होगी, दूसरी कम होगी तो एक चीज बढ़ेगी। प्राइस एक्सपेक्टेशंस आर स्टैटिक एंड नॉन अडेप्टेबल, मींस प्राइस एक्सपेक्टेशंस नहीं है इसमें, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, इसलिए ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना माना जाता है। तो इसके बाद इसे हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि डायग्राम के पैनल ए में आप देखिए कि इसने वाई एक्सेस पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन लिया है और एक्स एक्सेस पर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लिया है। सपोज हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट तब 8% है। और जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन रेट कैसे बढ़ेगा मैंने आपको पहले बताया था कि वो एग्रीगेट डिमांड के साथ ही
डायरेक्ट लिंक्ड है। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है अपनी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू, तो फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई जाती है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो प्राइजेस हाइक होंगे, और जब प्राइस हाइक होंगे तो फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रॉफिट इंक्रीज होने से वो और लोगों को एम्प्लॉयड करेगा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो उसके बाद इन्फ्लेशन रेट हमारी 6 पर आ चुकी है, और उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट जो है रेट वो 8 से कम होकर 6 पर पहुंच चुकी है, क्योंकि कुछ लोगों को जॉब मिल चुकी है। उसके बाद फर्दर जब हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, प्राइस लेवल फिर से 8 पर पहुंच जाते हैं। 8 पर पहुंचने पर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने पर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को जो है वो और जॉब मिल चुकी है। तो इस तरह से ये हमारा नेगेटिव रिलेशन शो करता है फिलिप कर्व, और इसको हम डाटा के साथ भी दिखा सकते हैं, जो कि प्रोफेसर फिलिप ने लिया था, ऑब्जर्व किया था यूके की इंडस्ट्रीज को लेकर। तो वो भी पैनल बी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कौन से टाइम पीरियड में 62 में 1% से 1% के आसपास थी इन्फ्लेशन रेट, और 7 और 8% के आसपास थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो आगे ईयर वाइज दिखाया गया, जैसे कि 68 में 4% इन्फ्लेशन रेट थी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 5% पर आ चुकी है। तो इसी बेसिस पर, इसी की ऑब्जर्वेशन करके प्रोफेसर फिलिप ने जो है एक कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि यहाँ पर एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। आगे एक्सप्लेनेशन ही है केंजियन एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलिप कर्व। तो केंजियन के जो फॉलोवर थे उन्होंने भी फिलिप कर्व की एग्जिस्टेंस को माना था। उन्होंने ये मतलब कि एक्सेप्ट किया था कि यस देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन रेट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जो केंजियन इकोनॉमिस्ट थे, आपको पता है कि वो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो था उनका वो अपवर्ड स्लोपिंग था। और ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों था, इसके 2 रीजन थे। दैट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म इंक्रीज एज मोर लेबर इज एम्प्लॉयड ड्यू टू डिमिनिशिंग फिजिकल प्रोडक्ट एंड आल्सो बिकॉज वेज रेट आर राइज। तो ये 2 रीजन हैं जिसकी वजह से वो अपवर्ड स्लोपिंग जाता है, और फिलिप कर्व भी इसी रिलेशन को दिखाता है। इनकी जो एक्सप्लेनेशन है फिलिप कर्व के रिगार्डिंग वो ADAS मॉडल, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मॉडल के थ्रू इन्होंने फिलिप कर्व को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। कैसे किया है वो हम आगे देख सकते हैं। जैसे कि पैनल ए में एग्रीगेट सप्लाई है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, और पैनल बी में इन्फ्लेशन रेट और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को उन्होंने लिया। वाई एक्सिस पर इन्होंने लिया है प्राइस लेवल, और एक्स एक्सिस पर इन्होंने लिया रियल जीडीपी। सपोज हमारी एग्रीगेट डिमांड A0 है और जो कि इंटरसेक्ट कर रही है हमारी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को पॉइंट A पर। तो पॉइंट A इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर दोनों ही कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहां पर हमारा प्राइस डिटरमाइन हो जाता है P0 और रियल जीडीपी जो है वो Y0 है। इसके बाद सपोज कि हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर की वजह से गवर्नमेंट जो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती है फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट। तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइस लेवल हाइक होंगे। प्राइस लेवल जब हाइक हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं तो फर्म को प्रॉफिट होने लगता है, और जब फर्म को प्रॉफिट होता है तो फर्म और ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए वो और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेगी। तो प्राइस लेवल P1 पर शिफ्ट हो गया और हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ गया Y1 पर। और इसी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग में अगर हम देखें फिलिप कर्व को, तो जब पहले हमारा इन्फ्लेशन रेट P0 था और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो U3 थी, प्राइस लेवल बढ़ने से P1 होने पर प्रॉफिट फर्म का इंक्रीज हो गया, जिससे कि फर्म ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, और फर्म ने प्रोडक्शन बढ़ाया तो मतलब और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। एम्प्लॉयमेंट मिलने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो U3 से U2 पर आ चुकी है। और इसके बाद अगर फर्दर हम देखें कि फर्दर हमारा एग्रीगेट डिमांड AD कर्व शिफ्ट हो जाता है AD2 पर, और जो यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को पॉइंट E पर, प्राइस लेवल डिटरमाइन हो जाते हैं P2 पर, और फिर से फर्म को एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होने लगता है, जिससे वो अपना प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ाती है और Y2 पर पहुंच जाती है। और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने से हमारा जो
U2 था पहले, अब वो U1 पर आ चुका है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि जैसे जैसे फर्म को प्रॉफिट होता जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो और लोगों को काम देता चला जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो वो कम हो जाता है। तो इस तरह से एक नेगेटिव रिलेशन दिखाने का उन्होंने ट्राई किया था। और इसके बाद आता है कोलैप्स ऑफ फिलिप कर्व। फिलिप कर्व कोलैप्स कैसे हो जाता है? तो ऐसा हुआ था 1971 और 1991 में यूएसए में, अमेरिका में। The behavior of the inflation and unemployment during the 70s and the 80s in the United States do not conform to a stable Philip curve. In these 2 decades, we have periods when the rate of both inflation and unemployment increase. तो 1971 और 1991 ये 2 पीरियड, मतलब 2 डेकेड ऐसे थे जिसमें कि इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा था। और जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोनों ही बढ़ते हैं तो इस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये सिचुएशन काफी खतरनाक होती है, क्योंकि इस सिचुएशन में दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो आपके पास मतलब कोई चारा नहीं रहता कि किस तरीके से इस चीज को हम कम करें, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को आप कम करने के लिए इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर इस सिचुएशन, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो अब और इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे तो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। तो ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा हुआ था क्योंकि जो ओपेक, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कार्टेल है, उन्होंने ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे। तो जब ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे तो जिन इंडस्ट्रीज में ऑयल एज ए रॉ मटेरियल यूज होता था, एज ए इनपुट यूज होता था, तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। तो अगर किसी इंडस्ट्री का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट कम होने पर वह अपना प्रोडक्शन को और कम कर देती है। तो प्रोडक्शन को कम करेगी तो मतलब जो लोग पहले एम्प्लॉयड थे उनका जॉब चला जाएगा, वो उन्हें अनएम्प्लॉयड कर देगी। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है। दूसरा रीजन हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जब क्रूड ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का मेन, मतलब एज ए फ्यूल यूज होता है, तो जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी किसी चीज की बढ़ जाती है तो मतलब उनका प्राइस जो है वो और ज्यादा हाइक हो जाएगा। तो एक तरफ तो प्राइस भी हाइक हो रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन 1971 और 1991 में यूएसए में आई थी। इस पीरियड में जो है फिलिप कर्व कोलैप्स हो गया था, यानी कि फिलिप कर्व जो है वो अपना रिक्वायर्ड जो एडजस्टमेंट थी उसकी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट जो है हमारा वो काज ऑफ शिफ्ट इन फिलिप कर्व। अब कोलैप्स ऑफ फिलिप कर्व और काज इन शिफ्ट इन फिलिप कर्व बात एक ही है। शिफ्ट कब होगा? जब मतलब कि उसकी जो एडजस्टमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी, और इसी पीरियड में वो आगे मतलब कि शिफ्ट हो जाएगा। इसी सिचुएशन को इन्होंने काज इन द शिफ्ट ऑफ फिलिप कर्व के रूप में दिखाया है। Keynesian, the occurrence of the higher inflation rate along with the increase in unemployment rate due to 70s and early 80s। वही एग्जांपल इन्होंने भी लिया है आगे ओपेक में कि अमेरिकन इकोनॉमी में जो प्राइस इंक्रीज हुए थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के वो थे 1973 और 1974 में, और उसके बाद अगेन इन 79 एंड 80s में। इन्होंने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से इसको मतलब कि दिखाया, जैसे कि हमारी इनिशियल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो AS0 है, जो कि एग्रीगेट डिमांड को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और प्राइस लेवल जो हमारा P0 है, एंड आउटपुट है जो Y0 है। तो जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से जो फर्म को प्रॉफिट कम होने लगता है, जिससे वो अपना आउटपुट कम करने का सोचता है, और आउटपुट कम करता है तो मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है AS1 पर। AS1 पर शिफ्ट होने से जब एग्रीगेट सप्लाई शॉर्टफॉल रह जाती है एग्रीगेट डिमांड से, तो गुड्स की प्राइस हाइक हो जाते हैं। तो प्राइस मूव टू P0 टू P1 एंड आउटपुट मूव टू Y0 टू Y1। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा है पॉइंट H पर। तो E से H पर जब हम जाते हैं तो एक तरफ तो प्राइस लेवल बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ एग्रीगेट आउटपुट बढ़ रहा है, मतलब कि कम हो रहा है, एग्रीगेट आउटपुट कम हो रहा है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। तो
आउटपुट कम होगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों की जॉब चली जाएगी, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थी स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन, या फिर कह सकते हैं हम कोलैप्स ऑफ फिलिप कर्व या फिर शिफ्ट इन फिलिप कर्व। तो ये था हमारा शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट।